बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है, पर तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून भी देना है। 64 साल के रमेश जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा, लेकिन बड़े बेटे ने कह दिया कि पापा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए हुए बेटा कहे जा रहा था, और ये आपका भी तो सपना था, इसलिए अभी मेरा हाथ भी तंग चल रहा है। रमेश जी के बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया, तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। ये अलग बात है कि उसने कभी पैसे भिजवाए नहीं थे। पत्नी की बुरी हालत ने रमेश जी को इतना घायल नहीं किया अंदर से, जितना दोनों बच्चों के फ़ोन ने कर दिया था। शायद इसे ही भगवान की परीक्षा की घड़ी कहते हैं, जहाँ एक तरफ बूढ़ी पत्नी अस्पताल में पड़ी है और दूसरी तरफ जिन बच्चों को रमेश जी ने अपनी पत्नी के साथ जी तोड़ मेहनत करके आज डॉक्टर और इंजीनियर बना के अपने पैरों पे खड़ा किया था, आज उन्हीं बच्चों ने उनके पैरों तले जमीन ही हिला दी थी। अंदर तक सहमे एक बुजुर्ग पिता के पैर उठ नहीं पा रहे थे। वह अपनी पत्नी के पास किस मुंह से जाएंगे, क्या कहेंगे उसे? बस यही सोचकर उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सहमे हुए कदमों पर जैसे ही आंसुओं की एक एक बूंद गिरने लगी, रमेश जी को सारा वृत्तांत, सारा जीवन व्यर्थ लगने लगा। धीरे धीरे चलते कदम जैसे आज तक बिताई हुई जिंदगी का हिसाब किताब कर रहे थे। एक एक पल जो उन्होंने अपने बच्चों को दिया था, उसका हिसाब लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही सामने कमरे में अपनी पत्नी की बुरी हालत देखी, तो रमेश जी जैसे कुछ संभल से गए। अपने बच्चों की ना सुनकर रमेश जी वहीं पत्नी के पास कुर्सी पर ढेर हो गए। उन्हें बार बार वही पुरानी बातें याद आने लगी। न जाने कितनी मशक्क़तों से दोनों बेटों को अपने पैरों पे खड़ा कर बेहद धूमधाम से उनकी शादियां अच्छे घराने में की। आज वही बच्चे अपने परिवार के साथ बड़े बड़े शहरों में आराम से रहते हैं। अचानक रमेश जी की पत्नी ने देखा कि पास में ही ढेर हुए उनके पति अंदर ही अंदर रोए जा रहे थे। पति की ऐसी हालत देखकर वह समझ गई थी कि इनसे पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। रमेश जी की पत्नी ने थोड़ी कोशिश करके उनसे कहा, आप क्यों चिंता करते हैं? वैसे भी अब हमारी उम्र हो चुकी है, और वैसे भी अभी जीकर मैं क्या ही करूँगी। लेकिन एक बार आप हमारे छोटे बेटे को बुला लीजिए, वो आपको मना नहीं करेगा। जैसे ही छोटे बेटे का नाम सुना, रमेश जी आग बबूला हो उठे। बस नाम मत लो उस नालायक का। जब दोनों लायक बेटों ने ही मना कर दिया है, तो वो नालायक बेटा क्या ही कर लेगा। दरअसल रमेश जी के 3 बच्चे थे। दोनों बड़े बेटे बेहद लायक और पढ़ाई लिखाई में होशियार थे, लेकिन तीसरा बेटा ना ही पढ़ाई लिखाई में होशियार था और ना ही कोई काम ही करता था, इसलिए उसे हमेशा अनदेखी ही मिलती थी और रमेश जी भी उसे पसंद नहीं करते थे। हालांकि रमेश जी के तीसरे बेटे का नाम माधव था, पर वह
हमेशा उसे नालायक कहकर ही बुलाया करते थे। लेकिन माधव जितना रमेश जी की नज़रों में नालायक था, उतना ही मन का सच्चा था। उसे झूठ कभी पसंद नहीं आता था और ना ही झूठे लोग, और वो हमेशा दिखावे की दुनिया से दूर ही रहता था। अपने आप में ही मस्त रहने वाला माधव अपनी माँ का लाडला जरूर था, लेकिन अच्छी नौकरी ना होने के कारण उसकी शादी न हो सकी और ना ही उसे कुछ घर से ही मिला था। सब कुछ दोनों बेटों ने ही आपस में बांट लिया था। घर से निकालने के बाद से माधव कहीं और जाकर रहने लगा था। वहाँ वह कड़ी मेहनत करता और मोल मजूरी करके जो भी उसके पास रहता, या तो वो किसी की मदद कर देता और बचा हुआ अपने पास रख लिया करता था। जहाँ माधव रहता था वहाँ उसको हर कोई चाहता था, हर कोई उसे बहुत भला इंसान मानता था। लेकिन ये बात शायद आज रमेश जी को पता नहीं थी। किसी तरह रमेश जी ने और उनकी पत्नी ने अस्पताल में 1-2 दिन गुजारे, लेकिन आखिर ऐसे गुजारा कब तक चलता। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई और अच्छाई को चाहे जितना भी छुपा लो, छुप नहीं सकती है। अगले दिन किसी से जानकारी मिलने पर माधव दौड़ा दौड़ा अस्पताल पहुंचता है। बाहर पूछताछ करते हुए वह सीधा अपने माता पिता के पास आ पहुंचता है। अपनी माँ को बिस्तर में देखकर माधव अंदर से टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। यह देखकर रमेश जी हैरान हो जाते हैं और तुरंत उठ खड़े होते हैं, ये कहते हुए कि अरे नालायक, अब तुझे याद आई है अपने माँ बाप की? अब तू क्यों चला आया है? तू भी तेरे दोनों भाइयों की तरह हमसे मुंह फेर लेता तो मुझे कोई अफसोस ना होता, क्योंकि तू तो बचपन से ही नालायक जो ठहरा था। भला आज तू सही रास्ते पर कैसे आ गया है? माधव ना पहले कुछ अपने पिता से कह पाता था और ना ही अभी कुछ कह ही पा रहा था। वह बस अपने माँ का हाथ अपने हाथ में लिए रो ही जा रहा था। इधर अपने लाडले बेटे से मिलकर माधव की माँ जैसे जी उठी थी। उसकी तकलीफ जैसे बहुत कुछ कम हो गई थी। माधव की माँ कहती है, तूने बहुत देर कर दी बेटा, कहाँ था इतने दिनों तक? यही था माँ, पर क्या करता, घर से निकालते समय बाबूजी ने फिर से अपना मुंह दिखाने के लिए मना जो किया था। लेकिन आज आप लोगों की ये हालत देखकर मुझसे रुका नहीं गया, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा यहाँ चला आया। माधव की बातें रमेश जी के घायल मन पर जैसे मरहम का काम कर रहे थे। रमेश जी धीरे से उठे और माधव के पास आकर बोले, आज तूने एक पिता को गलत साबित कर दिया बेटा। मैं हमेशा से ही तुझे नालायक समझता रहा और उन दोनों बड़े बेटों को अच्छा समझता रहा, लेकिन देख आज हमारी हालत कैसी हो गई है। शायद भगवान ने तुझ जैसे बेटे का अनादर करने के लिए ये सजा हमें दी है। पिता का ऐसा प्यार देखकर माधव को आज जैसे बचपन से जिस चीज की कमी थी वह सब कुछ एक साथ मिल गया था। झट से माधव उठा और रमेश जी से कहने लगा, बाबा आप यहीं रुकिए, मैं माँ के लिए कागज बनवा कर आता हूँ। हम इन्हें अच्छे से अस्पताल में दिखाएंगे और अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब आपका ये नालायक बेटा वापिस आ गया है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। रमेश जी ने कसकर माधव का कंधा पकड़ते हुए अपना सर उसके कंधे पे रख दिया, लेकिन उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो उनकी खुशी जाहिर कर रहे थे। देखते ही देखते माधव की माँ एकदम ठीक हो गई थी और फिर माधव इन दोनों को लेकर अपने घर चला आया, जहाँ वह खुशी खुशी माता पिता की सेवा करता था और जो प्यार बचपन में उसे नहीं मिला था वो आज
बारिश की तरह उस पर बरस पड़ा था। ऐसे लगता है कि जैसे ये हादसा इसीलिए हुआ था कि एक बच्चे को अपने माँ बाप और अपने माँ बाप को उनका बेटा वापस मिल जाए।